Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. P block खत्म हो गया था हमारा. तो लास्ट दो कंपाउंड्स की आपने कहा था हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री करनी करी आप लोगों ने? यस सर. जो दो कंपाउंड्स लास्ट में बचे हुए थे जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स थे वो XeO2F2 एंड XeOF4. उन दो कंपाउंड्स की शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करने को कहा था मैंने. देखिए एक बार देख लीजिए, XeOF4 और XeO2F2 ये दो कंपाउंड्स बचे हुए थे. पहले XeO2F2 पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. देखो half into number of valence electron over central atom. Central atom यहाँ पे xenon है, valence electrons लिए आपने 8. Surrounding monovalent atoms में कितने लिए बताइए? So 2. सिर्फ फ्लोरीन कंसिडर करेंगे, ऑक्सीजन नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है. हमें सिर्फ मोनोवेलेंट गिनने होते हैं. ठीक है. आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में मोनोवेलेंट एटम्स कौन कौन से लिए जाते हैं? एल्कली मेटल, हैलाइड्स. नहीं, एल्कली मेटल तो कभी सराउंडिंग एलिमेंट होगा ही नहीं. हम ये नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं. एल्कली मेटल तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा. yes, आप कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हो. आपको सिर्फ 5 एलिमेंट ऐसे होंगे, सिर्फ 5 एलिमेंट जो मोनोवेलेंट होंगे और जो गिने जाएंगे. अगर उन 5 एलिमेंट्स के अलावा कोई भी और एलिमेंट आ जाता है तो आप 0 ले लेंगे. और वो 5 एलिमेंट होंगे, एक तो हाइड्रोजन और चारों हैलोजन्स. चारों हैलोजन या हाइड्रोजन में से कोई आ गया तभी गिनना है, अदरवाइज गिनना ही नहीं है. समझ गए आप सब लोग? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सराउंडिंग एलिमेंट मोनोवेलेंट होते हैं. इसके अलावा बाकी कोई मोनोवेलेंट नॉन मेटल एटम नहीं होता. ठीक है. तो ये अगर इनमें से कोई होगा तो ही काउंट करना है, अदरवाइज आपको 0 ले लेना है. तो हमने फ्लोरीन को काउंट करा, ऑक्सीजन को नहीं काउंट करा. ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी 2 होती है. हमें जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो लेने होते हैं. तो देखिए 2 और चार्ज इस पे 0 है, तो दिस इज 10 डिवाइड बाय 2, दिस कम्स आउट टू बी 5. और 5 अप्लाई करता है sp3d, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. अब देखिए ये जो वैल्यू आती है ना, इस वैल्यू का मतलब है कि इतने बॉन्ड्स बनने चाहिए थे. ठीक है. लेकिन एक्चुअली बन कितने रहे हैं वो आपको स्ट्रक्चर से दिखेगा. ज़ेनॉन के आसपास 2 ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन है, 4 सराउंडिंग एटम्स हैं, जबकि होने चाहिए थे 5 सराउंडिंग एटम्स. तो कितने लोन पेयर हैं इसमें? 1. और वो एक लोन पेयर, क्योंकि दिस नंबर इज ऑड, तो वो लोन पेयर प्लेन में लगेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे. तो आप देखिए, जब आप ट्रायंगल बाइपिरामिडल में सेंट्रल एटम ज़ेनॉन लगाएंगे, किसी एक जगह एक लोन पेयर लगा देंगे. अब 2 जगह ऑक्सीजन और 2 जगह फ्लोरीन लगाना है, तो अंदर लगाएंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऊपर नीचे लगाएंगे फ्लोरीन. अंदर फ्लोरीन नहीं लगा सकते? नहीं, मैं बताऊंगा अभी. पहले ये बताइए इस शेप को नाम क्या दिया? सीसॉ. दिस इज अ सीसॉ शेप. ठीक है, ये शेप हो गई. अब मुझे हैंड्स रेज करके बताइए, आप में से किस किस को इस बात को लेके डाउट है कि ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीजन अंदर आएगा फ्लोरीन बाहर या फ्लोरीन अंदर ऑक्सीजन बाहर? इसमें किसी को डाउट है? किसी को भी नहीं है? रीजन के साथ मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? सर डाउट है. अच्छा, किसको मालूम है? बोलकर बताइए. कोई रीजन, प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन दे सकता है मुझे कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? किसी को मालूम है? बोल के बताइए. आकृति. सर आपने अभी क्या कहा था? मुझे साउंड नहीं आई थी आपकी. आकृति, आपने ये होमवर्क करा था पहले, ये बताइए. यस सर. आपने ये स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाया था? सर मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया था क्योंकि मेरे को कंफ्यूजन मतलब थी कि O और F का कैसे अरेंजमेंट करेंगे. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ. मैं भी उसी के बारे में पूछ रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन किसको नहीं था, किसको ऑलरेडी मालूम था कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन कैसे लगाएंगे. जिन लोगों के हैंड रेज नहीं हुए तो उनको मालूम था इसका मतलब. जानकार आप बताओ.
अच्छा, जंकार का हैंड रेज हो गया। औंद्रीला आपको मालूम है? नो सर। देखो ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। देखिए, आप लोगों ने 11th क्लास में VSEPR थ्योरी पढ़ी थी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और VSEPR थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। और रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए वो एक दूसरे से जितना दूर रहना चाहें, मतलब जितना दूर रह सके उतना दूर रहते हैं। आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं और इसलिए उन्हें वाइडर एंगल पे रखना प्रेफर करते हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस समय दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में कितना एंगल है ये वाला? 120। ऑक्सीजन के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, सबको मालूम है? यस सर। यस सर। फ्लोरीन के बीच में 180। यानी कि हमने किन एटम्स को ज्यादा दूर रखा है? फ्लोरीन को। उसका रीजन यह है कि एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। देखिए, इसके पास भी 3 लोन पेयर हैं, इसके पास भी 3 लोन पेयर हैं। अगर ये दो फ्लोरीन थोड़ा पास पास आते तो इसके 3 लोन पेयर पे बहुत ज्यादा रिपल्शन डाल सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर। तो जिस एटम के पास लेसर नंबर ऑफ लोन पेयर हैं उसे हम प्रेफर करते हैं एक लोअर एंगल पे रखना। मतलब हम क्या प्रेफर करते हैं, मॉलिक्यूल अपने आप ही उस ज्योमेट्री में चला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जिनके पास जहां पे लेस रिपल्शन होगा ना वो एटम थोड़ा पास आ जाएंगे, और जिनमें वाइड रिपल्शन होगा वो एटम दूर चले जाएंगे। सो दिस इज द रीजन कि फ्लोरीन को वाइडर एंगल पे और ऑक्सीजन को स्मॉलर एंगल पे रखा जाता है। सो आई होप सबको क्लियर होगा। यस सर। अब लास्ट वाला एक दूसरा कंपाउंड बचा था, HCOF4। HCOF4 में हाफ इनटू ज़ेनॉन के पास सेंट्रल एटम 8, सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम्स 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6, जो इंप्लाई करेगा sp3d2, और sp3d2 के कॉरस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री होती है स्क्वायर बाइपिरामिडल। ये ज्योमेट्री है, 6 बॉन्ड बनने चाहिए थे, लेकिन सराउंडिंग में हमें दिख रहे हैं 5 एटम्स, 4 फ्लोरीन दिख रहे हैं, 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो मतलब 1 लोन पेयर होगा इसमें भी। और अगर 1 लोन पेयर होगा तो ये नंबर है इवन नंबर में लोन पेयर परपेंडिकुलर पोजीशंस पे ऊपर या नीचे लगाया जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर हम ऊपर या नीचे एक जगह लोन पेयर लगा दें, मान लीजिए ज़ेनॉन तो यहां आ गया, 4 फ्लोरीन 4 कॉर्नर्स पे हो गए, ऊपर या नीचे एक ऑक्सीजन लगा देंगे, से हमने यहां ऑक्सीजन लगा दिया और यहां एक लोन पेयर, तो ये शेप क्या हो गई? स्क्वायर पिरामिडल। ओके सर। इसमें पोजीशंस को लेके कोई डाउट तो नहीं है? यहां तो आप देखिए, चाहे स्क्वायर के अंदर वाले फ्लोरीन हो या परपेंडिकुलरली ऊपर ऑक्सीजन हो, सभी 90 डिग्री में है, ठीक है। और फ्लोरीन के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, फ्लोरीन ऑक्सीजन के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे रिपल्शन वाला तो कोई फैक्टर है नहीं, यहाँ पे तो बस ये फैक्टर है कि सिमेट्री मेंटेन हो जाए, सिमेट्री से भी स्टेबिलिटी आती है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि 3 फ्लोरीन अंदर लगा दिया, 1 फ्लोरीन बाहर लगा दिया, चारों फ्लोरीन प्लेन में लगाएंगे सिमेट्रिकल पैटर्न की वजह से, और ऑक्सीजन आ जाएगा ऊपर या नीचे में से। क्लियर है? यस सर। तो देखिए, इसके साथ हमारा ये पी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब हम डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक वैसे तो अपने आप में ही बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन आप उसमें से भी एक मेजर पोर्शन आपके सिलेबस में से हटा दिया गया बोर्ड के लिए। मैं तो करवाऊंगा आपको, लेकिन बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेजर पोर्शन हटा दिया गया है उसमें से, तो वो और भी छोटा हो गया है, ठीक है। देखिए, पहले हम 3 चीजें पढ़ा करते थे डी एंड एफ ब्लॉक में, मैं आपको तीनों ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड्स के लिए भी हम 3 चीजें पढ़ा करते थे डी एंड एफ ब्लॉक में। सबसे पहले तो डी एंड एफ ब्लॉक की 11 फिजिकल प्रॉपर्टीज है, 11 फिजिकल प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पढ़ाया करते थे हम। आपने इस टाइप की प्रॉपर्टीज सुनी होंगी,
जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, डी ब्लॉक एलिमेंट कैन बी यूज्ड एज वेरी गुड कैटलिस्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ऐसी 11 प्रॉपर्टीज हैं। तो एक तो वो 11 प्रॉपर्टीज हम पढ़ते थे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, वो पहला टॉपिक था। फिर दूसरे टॉपिक में हम पढ़ते थे डी ब्लॉक के ना दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, मैंगनीज और क्रोमियम। उनके दो कंपाउंड्स हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। उन दोनों कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ा करते थे। लेकिन ये पोर्शन बोर्ड के पेपर में से हट गया इस बार के लिए, ठीक है। सो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, आपके पोटेशियम परमैंगनेट आपके स्कूल में नहीं करवाया होगा शायद। बहुत सारे रिएक्शंस और स्ट्रक्चर्स हैं इनमें, वो हम करेंगे। लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत छोटा रह गया है। और तीसरा हम पढ़ेंगे लैंथेनाइड्स में, एफ ब्लॉक एलिमेंट में एक क्वेश्चन है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, छोटा सा चैप्टर है। लेकिन आपको जो K2Cr2O7 और KMnO4 वाला पोर्शन मैं बीच में करवाऊंगा, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, वो बोर्ड्स के हिसाब से नहीं करना। क्लियर है? आपके स्कूल में भी नहीं करवाया होगा ना? तो चलिए डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम पहले डी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में हम एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे पोर्शन है। पहले आप जरा एक रफ रिप्रेजेंटेशन देखिए पीरियोडिक टेबल की। देखिए पीरियोडिक टेबल की एक रफ आउटलाइन इस तरह की होती है, ठीक है। ये यहाँ पे अलग से आप देखेंगे 2 पीरियड्स अलग से रखे होते हैं। सो दिस इज अ रफ आउटलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप सब लोगों को मालूम है कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और ये डिवीजन, ये क्लासिफिकेशन इन द ब्लॉक्स इस बेसिस पे है कि जब हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में एंटर करता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दैट हम इस रीजन को बोलते हैं एस ब्लॉक, इस रीजन को बोला जाता है पी ब्लॉक, ये एट द बेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल रखा होता है एफ ब्लॉक। लेकिन ये जो बीच वाला रीजन है ना, दिस होल रीजन, यहां से यहां तक का रीजन, ये है डी ब्लॉक। दिस रीजन इज कॉल्ड द डी ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि इस रीजन में रखेगा किसी भी एलिमेंट की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर कर रहा होगा। दैट्स व्हाई दिस होल रीजन इज कॉल्ड अ डी ब्लॉक, ठीक है। अब इस डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं। देयर आर 40 एलिमेंट्स इन द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में 40 डिस्कवर हुए और बाद में कुछ और आ जाएंगे, होते ही 40 हैं। देयर आर जस्ट 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स पॉसिबल इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और कोई नया डी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कवर होने से नहीं बचा है, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में देयर आर 40 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिन्हें हमने ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज कैसे कैसे क्लासिफाई कर रखा है वो ध्यान से सुनिए। अगर हम पीरियड की बात करें, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स की बात करें, तो डी ब्लॉक में 4 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स होते हैं। देयर आर 4 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स इन द डी ब्लॉक। ये वाली जो सबसे ऊपर वाली सीरीज होती है, ये होती है 3D सीरीज, देन 4D सीरीज, देन 5D सीरीज, देन 6D सीरीज, ठीक है। आपको पता है 7 में तो डी होता नहीं है और ना ही 2 में डी होता है, ठीक है। तो 7D कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ना 2 का डी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ 3D, 4D, 5D और 6D। और डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो 3D सीरीज में 10 एलिमेंट होंगे, 3D1, 3D2, 3D3 से लेके 3D10 तक। उन्हें हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज उन्हें कहा जाता है जिनमें 3D की फिलिंग होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। फिर ये 4D सीरीज आएगी जो 4D1 से 4D10 तक चलेगी, दिस इज द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, this is the third transition series and this is the fourth transition series। तो डी ब्लॉक के जो 40 एलिमेंट्स हैं, अगर उनका पीरियड वाइज अलाइनमेंट देखें तो वो 10-10 एलिमेंट के 4 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स में क्लासिफाइड है। देयर आर 4 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स ऑफ 10 एलिमेंट्स ईच, जिन्हें हम 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज कहते हैं, या हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं।
ये तो हो गया पीरियड वाइज। अगर हम ग्रुप वाइज की बात करें तो ग्रुप वाइज ये याद रखिएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3, ये ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल होता है। आपको पता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आ गए। स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक 10 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप में 4-4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये पहला वाला जो ग्रुप है इसमें आएगा स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। ठीक है, तो ऐसे ही हर ग्रुप में 4-4 एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर हम ग्रुप वाइज देखें तो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के बीच में डी ब्लॉक वेरी करता है। तो ये मैंने अभी आपको जस्ट एक रफ आइडिया दिया है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो क्या है, वो कहां लाई करता है पीरियोडिक टेबल में। तो डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज दिस पर्टिकुलर रीजन विद 40 एलिमेंट्स एंड दोस 40 एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 10 वर्टिकल ग्रुप्स एंड 4 हॉरिजॉन्टल सीरीज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। अब देखिए हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, जो डी ब्लॉक के बारे में जितनी भी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा वो सब मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के रेफरेंस में पढ़ाऊंगा। मैं 3D सीरीज को एज एन एग्जांपल लेते हुए आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं स्कैंडियम के लिए कोई प्रॉपर्टी आपको पढ़ा रहा हूं, स्कैंडियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 3D सीरीज का पहला एलिमेंट है। अगर मैं स्कैंडियम के लिए आपको कोई प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं तो वो ऑटोमेटिकली उसके नीचे आने वाले यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम पे एप्लीकेबल होगी, क्योंकि आपको पता है ग्रुप में लाई करने वाले सारे एलिमेंट सिमिलर वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन पोजेस करते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो आपको हर सीरीज को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 3D सीरीज पढ़ लीजिए और जैसा ट्रेंड 3D सीरीज एग्जिबिट करेगी नियरली वैसा ही ट्रेंड नीचे वाली सीरीज भी एग्जिबिट करेगी। हाँ, कुछ जगह एक्सेप्शंस आएंगे, वो एक्सेप्शंस आपको सेपरेटली पढ़ाए जाएंगे, बट अदरवाइज आपको 4D, 5D और 6D हर सीरीज को इंडिविजुअली नहीं पढ़ना, हम सिर्फ 3D सीरीज को पढ़ेंगे। 3D सीरीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वही नीचे भी एप्लीकेबल होगी। ये भी बात समझ रहे हैं आप? यस सर। सो दैट्स व्हाई आपको 3D सीरीज तो याद करनी ही करनी है। वैसे तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, आपको पूरी 4D, 5D, 6D और F ब्लॉक सारे एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए इस वक्त तक, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस चैप्टर को समझने के लिए 3D सीरीज तो याद होनी ही चाहिए, उनके एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर, उनकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मैं 3D सीरीज के एलिमेंट्स अभी आपके सामने बना रहा हूं, उनके हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले टू स्टार्ट विद, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक इज द डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है, व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए अनलाइक द एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जब आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन करते हो तो आप ये बोलते हो कि ऑल दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सबशेल ऑफ द वैलेंस शेल। एस ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है और वो एस सबशेल वैलेंस शेल का एस होता है। पी को भी ऐसे ही डिफाइन करते हो, ऑल दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी सबशेल ऑफ द वैलेंस शेल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन डी में इस तरह से डिफाइन नहीं करा जाता। डी में हम ये बोलते हैं कि ऑल दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सबशेल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल आर कॉल्ड द डी ब्लॉक एलिमेंट। ये बात याद है आपको, पेनल्टीमेट शेल? यस सर। सब लोगों से पूछ रहा हूं, एक ही जगह से यस आ रही है बार बार? यस सर। सब लोगों को मालूम है, मेरी बात समझ में आ रही है ना, सुन रहे हैं सब? अंजलि, आदित्य, अंशुल? यस सर। ठीक है। यस सर। देखिए हम किसी डी ब्लॉक के एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। अगर आप 26 के हिसाब से इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p6 के बाद क्या आता है? 4s2। 4s2 देखिए एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर एटम के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो 3p के बाद 3d आता है। स्ट्रक्चरली तो 3p के बाद 3d आता है, लेकिन हम भरते नहीं है पहले 3d, हम भरते हैं पहले 4s अकॉर्डिंग टू द n+l रूल। n+l रूल ने ये कहा था कि जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी वो लोअर एनर्जी का होगा, वो पहले भरा जाएगा, इसलिए हम भरते पहले 4s। ठीक है, सो 4s2, और ये हमेशा याद रखिएगा टिल द टाइम हम 4s2 तक पहुंचते हैं
जब तक हम 4s2 भर चुके होते हैं तब तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हम भर चुके होते हैं। 4s2 तक पहुंचने का मतलब है आपने 20 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी, आपको 6 और भर रहे हैं, तो अगले 6 जाएंगे 3D में, 3d6। तो आप देखिए इसकी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन गया है, जो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है वो डी सबशेल में गया है, ठीक है। लेकिन ये डी सबशेल वैलेंस शेल का डी सबशेल नहीं है। वैलेंस शेल वो है जो सबसे बड़ा आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको इस कॉन्फ़िगरेशन में दिख रहा है। द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपको यहां पे दिख रहा है वो है 4। तो 4th shell is the valence shell in case of iron, but the last electron does not enter the d subshell of the 4th shell. In fact, it enters the d subshell of the 3rd shell. यानी कि अगर n is the valence shell, तो n-1 के d में जाएगा इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट में जाएगा, अल्टीमेट में नहीं जाएगा। तो all those elements in which the last electron enters the d subshell of the penultimate shell are called the d block elements. अच्छी तरह बता दीजिए, आपको ये डेफिनेशन सब क्लियर है ना? आपने 11th में पढ़ी थी ये। यस सर। ठीक है, यस सर, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, मैं अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, आप में से काफी लोगों को मालूम भी होगी। जब हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। कभी सुना आपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? यस सर। The S block elements and the P block elements are collectively called the representative elements. उसी तरह से जब हम D block पढ़ते हैं तो D block के साथ एक closely associated term यूज करी जाती है, transition elements. आप सभी लोगों ने सुना होगा transition element is a very commonly used term. तो आप मुझे बताइए कि क्या D block element और transition element एक ही बात होती है या थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है? थोड़ा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस मालूम है आपको निखिल क्या होता है? मतलब सर सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट। सर नहीं पूछ रहा, बस मैं ये पूछ रहा हूं, आपको मालूम है? यस सर। ठीक है, देखिए आप में से शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट का ही दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर आप में से किसी को ये लगता है ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो यहां आप गलत हो। डी ब्लॉक एलिमेंट का ही दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये फैक्ट है कि हर ट्रांजिशन एलिमेंट एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, बट सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट द ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो आपको ट्रांजिशन और डी में अंतर समझना होगा। डी ब्लॉक तो वो है जिसमें भी आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में चला जाए, दैट इज डी ब्लॉक, बट एवरी डी ब्लॉक मे नॉट बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब समझेंगे, बट उस ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब समझने के लिए मैं आपके सामने 3D सीरीज के एलिमेंट्स बना रहा हूं और उन 3D सीरीज के एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन भी लिख रहा हूं। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद द 3D सीरीज, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज, वो मैं आपके सामने बना रहा हूं। फिर मैं आपको ट्रांजिशन और डी में डिफरेंस बताऊंगा। देखिए 3D सीरीज, क्या आप सब लोगों को 3D सीरीज के एलिमेंट्स याद हैं? एनामॉय, वैनेडियम, एनामॉय आपको याद है 3D सीरीज पूरी? शायद सर। बोलना जरा स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, फिर जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द 3D सीरीज। और ये इनका जो एटॉमिक नंबर होता है ना, दे वेरी फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30। ये 21 होता है, फिर ये 22, 23, 24, 25, 26, कोबाल्ट इज 27, निकल होता है 28, कॉपर इज 29 एंड जिंक इज 30।
देखिए स्कैंडियम की तो मैं आपके सामने पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, लेकिन स्कैंडियम ऑनवर्ड्स फिर मैं सिर्फ वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। देखिए स्कैंडियम को तो या अलग से देख लो, स्कैंडियम यहां पे देखो, स्कैंडियम 21 को अगर हम शुरू से लिखेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे? 20 और एक और भरना है तो ये आ जाएगा 3d1। ठीक है, तो आपको ना ये हर एलिमेंट की पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अल्टीमेट और पेनल्टीमेट लास्ट की दो सबशेल्स दिखानी है, अल्टीमेट और पेनल्टीमेट लास्ट की दो दिखानी है। तो देखिए स्कैंडियम की वैलेंस में आएगा 4s2 3d1। अब आगे जाने पे देखो एक चीज याद रखना, ये मैंने आपके सामने वर्टिकली लिख रखे हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड होते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। तो आगे जाने पे शेल तो सेम रहती है, बट उसी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अगर ये 3d1 है तो ये क्या हो जाएगा? 3d2 s2 3d2। तो ऐसे ही चलता जाएगा 4s2 3d2, दिस वुड बी 4s2 3d3। ये क्या हो जाएगा? याद आया आपको? यस यस सर। तो ये होना तो चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन the half filled and the completely filled subshells are more stable, so that's why 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया to make it half filled। ठीक है, फिर उसके बाद 4s2 3d6 3d5, फिर ये हो जाएगा 4s2 3d6, ये हो जाएगा 4s2 3d7, निकल हो जाएगा 4s2 3d8, कॉपर हो जाएगा 4s1 3d10 and then 4s2 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है? यस ठीक है, अब देखिए जैसे ये मैंने स्कैंडियम बताया 4s2 3d1, स्कैंडियम के नीचे जो स्कैंडियम के नीचे यट्रियम आता है 4d सीरीज का। आप मुझे बताइए स्कैंडियम के नीचे जो एलिमेंट आता है यट्रियम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 5s2 4d1। 5s2 4d1। ठीक है, ऐसे ही इनके नीचे आने वाले एलिमेंट्स की भी कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह की रहेगी। तो आपको पूरी 3D सीरीज की जरूरत, पूरे डी ब्लॉक की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 3D सीरीज को देखकर मुझे बता सकते हो कि डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। 10s2 n-1 d1 to 10। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक इज NS 0 to 1 जीरो नहीं, जीरो नहीं 1 या 2। जीरो आ रहा है इसमें कहीं, इसमें नो सर। तो फिर जीरो अभी नहीं बोलना, जीरो जब बाद में कुछ बोलेंगे वो। देखिए NS 1 या 2, n-1d 1 to 10। So this is the general configuration of D block elements। पहले मुझे बताइए कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ध्यान से देखिए और देखिए कहीं कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। नो सर। किसी को भी नहीं है? झंकार, नैना, गर्विता, आशुतोष, कोई डाउट? नो सर। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, जनरली मुझसे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, इररेलेवेंट सा क्वेश्चन है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो ये बोलते हैं कि इस पूरी डी सीरीज में आप देखिए क्या 3d4 है कहीं? 3d4 नो सर। d4 दिख रहा है कहीं? नो सर। तो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमने वहां पे d1 to 10 लिखा हुआ है, तो d4 तो होता ही नहीं है, तो फिर 1 to 10 लिखना सही है क्या? यस सर, दिया था पहले। क्या दिशा, दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? इसका सर आंसर आपने 11th में दिया था। तो आपको याद है ना वो? यस सर।
अच्छा, ये डाउट है किसी के माइंड में कि 4 तो होता ही नहीं है, तो फिर हम 1 to 10 लिख रहे हैं, तो एक तरह से ये गलत नहीं हो जाएगा? किसी को ये डाउट है? सर यस है दिव्यांशी? सर। ठीक है, अभी तो आप बोल रहे थे आपको कोई डाउट नहीं, अच्छी तरह क्लियर है सब चीजें। नहीं मैंने चल, आंसर दिखा। देखो एक्चुअली ये कोई डाउट ही नहीं है, मैंने आपको बताया ना ये क्वेश्चन रेलेवेंट ही नहीं है, बस स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, दिव्यांशी और बाकी सब लोग सुनिए, अगर मैं कह रहा हूं n-1d 1 to 10, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 1 से लेके 10 के बीच का सब कुछ होगा, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी होगा वो 1 से 10 के बीच का ही होगा। आप समझ रहे हैं दिव्यांशी? यस सर। वी आर नॉट इंप्लाइंग कि 1 से 10 के बीच का हर नंबर होना ही चाहिए, हम सिर्फ ये इंप्लाई कर रहे हैं कि यहां पे कॉन्फ़िगरेशन में जो भी नंबर मिलेगा वो 1 से 10 के बीच में ही मिलेगा। हो सकता है कोई ना भी मिले, लेकिन जो मिलेगा वो 1 से 10 के बीच का ही होगा। हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन से ये बता रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हम ये एंश्योर नहीं कर रहे कि हर एक पॉसिबिलिटी होगी ही होगी। यस सर। सब लोग मेरी बात को समझ रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? यस सर, समझ गया। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन ये, दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक n-1 to 2 n-1d 1 to 10। अब देखिए मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब बताता हूं। पहले तो मुझे ये बताइए हैंड रेस करके कि किस किस को मालूम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? निखिल को मालूम है, और किसी को? और किसी को नहीं मालूम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब? दिव्यांशी आपको मालूम है? स्पर्श आपको मालूम है? नो सर। मणिशंकर आपको मालूम है? श्रेया आप बताइए। Sir, they have partially filled d orbitals. ओके, निखिल ये सही बताया श्रेया ने? यस सर, मतलब वही अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए श्रेया आपने सही बताया लेकिन इनकम्प्लीट बताया। श्रेया एक बार माइक दोबारा ऑन करो। Yes sir. आपने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होता है, यही बोला ना आपने? Yes sir. कॉपर में D10 है, क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है? No sir. बट कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो आपने थोड़ी सी डेफिनेशन में अभी भी आपको डाउट है, आपने आधी बात बताई, पूरी बात नहीं बताई। ध्यान से सुनिए, all those elements in which, all those elements which contain the partially filled d subshell either in their ground state or at least in their common oxidation state are called the transition element। एक बार फिर से सुनिए, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनमें पार्शियली फिल्ड डी हो। सबसे पहले तो मैं पार्शियली फिल्ड डी का मतलब क्लियर कर दूं। आप में से डेफिनेटली आधे लोगों को यह लगता है कि पार्शियली का मतलब होता है 50%। पार्शियली का मतलब 50% नहीं होता, पार्शियली का मतलब होता है इनकम्प्लीट, चाहे वो 99% तक हो लेकिन वो 100% ना हो। समझ रहे हैं? पार्शियली का मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, आधा फिल्ड नहीं होता। 50% फिल्ड को पार्शियली नहीं बोलते। ठीक है, था आपके माइंड में, किसी के माइंड में ये था कि पार्शियल को सुनते ही आपको लगता था 50% की बात कर रहे हैं, आधे की बात कर रहे हैं? यस सर। पार्शियल का मतलब आधा नहीं होता, पार्शियल का मतलब इनकम्प्लीट होता है। सही है? सो वो सारे एलिमेंट जिनमें डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होती है, पार्शियली फिल्ड का मतलब है D1 से लेकर D9 तक कुछ भी हो, D10 ना हो। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट जिनमें डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होती है, या तो ग्राउंड स्टेट में या एटलीस्ट उनकी किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो सब एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट माने जाएंगे। आप देखिए ध्यान से, विवेक ध्यान से देखो बोर्ड पे, बताओ क्या ये पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है विवेक? यस सर। ये यस सर। यहां तक सारे देखो, यहां तक D8 तक सब पार्शियली फिल्ड है कि नहीं है? यस सर। बाकी सब लोग भी बताइए, निकल तक सब पार्शियली फिल्ड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? Yes sir. Yes sir. यस सर।
आपको लास्ट वाले दो कंप्लीटली फिल्ड दिख रहे हैं, कॉपर भी कंप्लीटली फिल्ड दिख रहा है और जिंक भी कंप्लीटली फिल्ड दिख रहा है, लेकिन ये इनकी ग्राउंड स्टेट है। अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, कॉपर की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर 2+। तो बताइए विवेक, कॉपर 2+ में ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 4s03d9। 4s03d9। एक यहां से निकला, एक यहां से निकल गया। क्या अब ये पार्शियली फिल्ड हो गया? यस सर। तो कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड नहीं है, लेकिन कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो पार्शियली फिल्ड है, किसी एक जगह तो पार्शियली फिल्ड हुआ। लेकिन जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Zn2+। Zn2+ अगर आप बनाओगे तो ये आएगा 4s03d10। ये तो अब भी पार्शियली फिल्ड नहीं हुआ। तो जो कभी भी पार्शियली फिल्ड हो ही ना पाए, ना ग्राउंड स्टेट में ना अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कभी पार्शियली फिल्ड डी सबशेल ना शो करे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता। ट्रांजिशन एलिमेंट वो सारे एलिमेंट होते हैं जो या तो अपनी ग्राउंड स्टेट में या एटलीस्ट अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ना एक बार पार्शियली फिल्ड डी सबशेल जरूर एग्जिबिट कर दें। ठीक है, सो डेफिनेशन सुनिए। ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच कंटेन द पार्शियली फिल्ड डी सबशेल either in their ground state or at least in their common oxidation state are called the transition elements. श्रेया, आपको क्लियर हो गया अच्छी तरह? Yes, sir. और बाकी सबको भी क्लियर है? यस सर। यस सर। देखिए, तो एक चीज बताइए, कैडमियम से लेके कॉपर तक क्या ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट हैं? यस सर। कॉपर भी ट्रांजिशन है ना? यस सर। तो क्या हम कह सकते हैं कि एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट? यस सर। यस सर। लेकिन क्या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि एवरी डी ब्लॉक एलिमेंट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? नो सर। नो सर। एवरी डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बट एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ रहे? यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ डी ब्लॉक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डी के अंदर ही आता है ट्रांजिशन, डी का पार्ट है ट्रांजिशन, लेकिन हर डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। क्लियर है ना आपको अच्छी तरह? यस सर। एक चीज ध्यान से सुनिए, पूरे डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट बताए मैंने? 40। आउट ऑफ दोस 40, 36 एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट। 40 एलिमेंट में से 36 एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। हर सीरीज का जो आखिरी एलिमेंट होता है वो डी ब्लॉक तो होता है, लेकिन वो ट्रांजिशन नहीं होता। जैसे 3D सीरीज का जिंक, 3D सीरीज के नीचे 4D सीरीज का कैडमियम, फिर मरकरी और फिर कॉपरनीशियम। ये 4 एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। समझ रहे हैं आप? पूरे डी ब्लॉक में ओनली दीज 4 एलिमेंट्स आर द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते। क्लियर हो गई ये बात भी? यस सर। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम, इसका नाम मालूम है? कॉपरनीशियम। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनीशियम are not considered as the transition elements. Why? Zinc, copper, cadmium, mercury और copernicium, they are not considered as the transition elements. Why? नैना, मुझे इसका आंसर दीजिए, why they are not considered as the transition elements? क्योंकि इनके डी ब्लॉक्स पार्शियली फिल नहीं है, ना ही ग्राउंड स्टेट पे और ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट पे। हाँ, बस आप इतना लिखोगे, because they always contain the completely filled d subshell both in their ground state as well as in their oxidation state. Because they all contain completely filled d subshell both in their ground state as well as in their common oxidation state. Therefore, they are the d block element, but they are not the transition elements. Clear हो गया? Yes, sir. अब दूसरी चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है वो ये कि ये जनरल कॉन्फिगरेशन तो डी ब्लॉक की है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाए जनरल कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो क्या आंसर होगा? जनरल कॉन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स NS1 to 2, N-1, D1 to 9. नहीं, जल्दी मत करो,
ध्यान से देखो, कॉपर को ट्रांजिशन आपने तब माना जब कॉपर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचा, है ना? यस सर। और ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें S में 0 हो गया, यस सर। तो आप NS 0 to 2 लोगे, 1 to 2 नहीं लोगे। समझे दिव्यांशी? और बाकी सब भी समझे? यस सर। सबको क्लियर है ना ये बात? हमने Yes, जीरो sir. कंसिडर करा। Yes, sir. तो ये देखिए, दिस इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द डी ब्लॉक एंड द ट्रांजिशन। आई होप आप सब लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट हर डी ब्लॉक एलिमेंट को नहीं कहा जाता, ठीक है? बट हाँ, ये फैक्ट है कि एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, और आपको इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में आ गई होगी। ये थे अभी तक हम इस चैप्टर के बेसिक्स पढ़ रहे थे। अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। जो मैं आपको बता रहा था 11 फिजिकल प्रॉपर्टीज, 11 फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको करवाऊंगा। देखिए 11 फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, लेकिन उन 11 फिजिकल प्रॉपर्टीज में से, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में से शुरू की 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैं आपको करवाऊंगा, उन्हें बोलते हैं हम जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑनवर्ड्स, 4 से लेके 11 तक, उन्हें बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज उन्हें कहते हैं जो आप सिर्फ डी ब्लॉक में नहीं पढ़ते, वैसी प्रॉपर्टीज आप पी ब्लॉक में भी पढ़ते हो, एस ब्लॉक में भी पढ़ते हो, वो जनरल होती हैं, वो पूरे पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के लिए पढ़ी जाती है। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सिर्फ डी ब्लॉक के लिए ही पढ़ी जाती हैं, उनका हम नाम भी नहीं लेते एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ते हुए। समझ रहे हैं आप इस चीज को? विच आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उन्हें हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जैसी प्रॉपर्टी हम दूसरों के लिए भी पढ़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं 11 में से 3 करवाऊंगा आपको जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिमेनिंग होगी कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। जनरल और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब समझे आप? यस सर। जैसे आप जब एस ब्लॉक भी पढ़ा करते थे, पी ब्लॉक भी पढ़ा करते थे, तब भी आप ये पढ़ते थे ना, आगे जाने पे साइज क्या होगा, नीचे जाने पे साइज क्या होगा, ये तो आप सब जगह ही पढ़ते हो। सर। तो एटॉमिक साइज वाली जो प्रॉपर्टी है ना, वो कैसी प्रॉपर्टी हुई? जनरल हुई कि कैरेक्टरिस्टिक हुई? जनरल। जनरल। इसी तरह से आयनिक रेडियाई आगे जाने पे कैसे वेरी कर रहा है, नीचे जाने पे कैसे वेरी कर रहा है, वो भी जनरल है। आयोनाइजेशन एनर्जी आगे जाने पे कैसे हो रही है, नीचे जाने पे कैसे हो रही है, वो भी जनरल है। लेकिन अगर मैं कैटालिटिक बिहेवियर पढ़ाऊंगा, तो कैटालिटिक बिहेवियर इज नॉट अ जनरल प्रॉपर्टी, वो सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक में है। एस ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट नहीं एक्ट करते, या पी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली कैटलिस्ट नहीं एक्ट करते, ठीक है? तो कैटालिटिक बिहेवियर, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अलॉय बनाना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाना, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो स्पेसिफिकली डी ब्लॉक शो करते हैं, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक नहीं शो करते। उन प्रॉपर्टीज को हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहेंगे। तो जो भी मैं आपको प्रॉपर्टीज करवा रहा हूं, उसमें से शुरू की 3 होंगी जनरल, रिमेनिंग होगी कैरेक्टरिस्टिक। तो पहली प्रॉपर्टी हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई। देखिए ये आपके सामने वर्टिकली बना रखा है मैंने, लेकिन पीरियोडिक टेबल में ये पीरियड ये हॉरिजॉन्टल होता है। मैं तो इन्हें हॉरिजॉन्टली भी बना देता हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है? आपको ये बताना है कि जब हम डी ब्लॉक में आगे मूव करते हैं फ्रॉम D1 टू D10, चाहे हम 3D, 4D, 5D किसी में भी मूव करें, तो आगे जाने पे साइज क्या होता है और क्यों होता है? बताइए। एज वी मूव अलोंग द पीरियड इन द डी सीरीज, व्हाट इज द वेरिएशन इन देयर साइज? आगे जाने पे साइज क्या होता है? गर्विता आप बताओ, आगे जाने पे साइज क्या होता है? सर डिक्रीज होता है।
क्योंकि न्यूक्लियर, यस सर, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। ओके, दिशा आपने भी माइक ऑन करा था। यस सर, डिक्रीज होता है। गर्विता आप बताइए। सर डिक्रीज ही होगा। आप सब लोगों ने अपने स्कूल में भी पढ़ लिया ना ये चैप्टर। यस सर। देखिए, ऐसा नहीं है कि एंड तक डिक्रीज होता है, ध्यान से सुनिए। एज वी मूव अलोंग द डी सीरीज, द एटॉमिक रेडियाई इनिशियली डिक्रीजेस टिल मिडवे। स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो डिक्रीज होगा, बट क्रोमियम ऑनवर्ड्स द साइज विल रिमेन नियरली कांस्टेंट टिल कॉपर। ठीक है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो डिक्रीज होगा, एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने में ही नजर आएगा कि डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्रोमियम से लेकर कॉपर तक साइज नियरली कांस्टेंट चलेगा। नेग्लिजिबल डिक्रीज होगा, जिसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नियरली कांस्टेंट रहता है। और कॉपर से जैसे कि हम जिंक में जाते हैं तो साइज अचानक बढ़ जाता है, कॉपर से जिंक बढ़ जाता है। देखो पहले में आप डायग्रामेटिक वर्जन देखो। देखिए, अगर स्कैंडियम इतना है तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। अब क्रोमियम ऑनवर्ड्स देखो, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सब साइज में सेम है। फिर अचानक से ये ट्रेंड आप देखिए जरा ध्यान से, यहां तक तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि साइज डिक्रीज हो रहा है, देयर इज अ डिक्रीज इन साइज टिल क्रोमियम। लेकिन क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सब नियरली सेम साइज के, और अचानक से जब हम कॉपर से जिंक पे गए तो साइज में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आए। दिस इज द वेरिएशन, दिस इज द वेरिएशन इन ऑल द 4 सीरीज। 3D, 4D, 5D सब में ये वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, हमें इसी चीज को जस्टिफाई करना है कि एटॉमिक रेडियाई तो आगे तक छोटा होना चाहिए था, फिर ये मिडवे तक छोटा क्यों हुआ है, सिर्फ क्रोमियम तक छोटा क्यों हुआ है, उसके आगे कांस्टेंट क्यों हो गया। कभी नहीं पढ़ा आपने ऐसा वेरिएशन? पढ़ा है सर। पढ़ा है सर। तो मैं दोपहर को आपसे इसका रीजन पूछूंगा, आज आप इतना कर लीजिए, आफ्टरनून में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू।